ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे दिखाने वाले हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में धार्मिक पहचान मामले में आधार कार्ड से बड़ा खुलासा हुआ। ढाबे पर काम करने वाले गोपाल का असली नाम तजम्मुल है, लेकिन मामले में बड़ी साजिश की आशंका नजर आ रही है। दूसरी खबर, हिमाचल में बाढ़ लैंडस्लाइड जिसकी वजह से 63 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 40 लापता हैं, 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। राजस्थान में भी भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ से जिंदगी बेहाल हो गई है। और तीसरी खबर, दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से जुड़ी हुई। घर में मां बेटे की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद नौकर फरार हो गया था जो चंदौली से गिरफ्तार कर लिया गया है। नौकर का सनसनीखेज कबूलनामा, मालकिन के डांटने पर उसने मर्डर किया। और दिल्ली हाईकोर्ट से जैकलिन फर्नांडीज को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जैकलिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं जैकलिन। तो तमाम खबरों पर हम विस्तार से हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, देश में इस समय बाढ़ बारिश का तबाही काल चल रहा है। कुदरत बूंदों की शक्ल में धरती पर तबाही बरसा रही है और उसकी विनाशकारी हाहाकारी तस्वीरें आपको हम दिखाएं। उससे पहले आपको तेहरान पर इजरायल के अटैक की हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसी तस्वीरें जो आपने रियल लाइफ में शायद ही कभी देखी होंगी। ये तस्वीरें इजरायल ईरान में सीजफायर से पहले की हैं, जिन्हें खुद ईरान ने जारी किया, जिन्हें देखकर बारूद की विनाशकारी ताकत को आसानी से महसूस किया जा सकता है। जिस जगह पर ये धमाके हुए वहां बर्बादी का मंजर देखिए। गाड़ियां कैसे हवा में उड़ती हुई दिखाई दी, मानो किसी फिल्म की शूटिंग हो रही। सोचिए इस हमले में कितनी तबाही हुई होगी। ये ईरान के रिहायशी इलाके में की गई इजरायल के हमले की तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीजफायर से पहले ईरान के तेहरान में जिस तरह की तबाही हुई, जिस तरह से हमला किया गया इजरायल की तरफ से, जो अटैक किया गया, उसमें गाड़ियां उड़ती हुई दिखाई दी। कितना बड़ा ये धमाका था कि आसपास का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। एक एक जो धमाके यहां पर हो रहे हैं, उसके बाद किस तरह की तबाही, जब लगातार अटैक किए जा रहे थे इजरायल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, दोनों ही मुल्कों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा था, ये उसी दौरान की तस्वीरें जो ईरान ने जारी की हैं। इजरायल ने किस तरह से अटैक किया, कैसे यहां पर धमाके हुए और कितना नुकसान हुआ, तस्वीरें आपके सामने। और अब बारिश की खबरों पर आते हैं। देखिए, जुलाई का महीना अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन बारिश ने अभी से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बूंदों का तबाही काल चल रहा है। बूंद बूंद कर बरस रहा है पानी। कुछ ही घंटों की बारिश में लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। आज भी कई राज्यों से बारिश से जुड़ी हुई डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। अब तक आपने हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश से होने वाली तबाही देखी होगी। अब राजस्थान की बारी है। बारिश ने राजस्थान के कई जिलों में खूब तबाही मचाई है। अजमेर से लेकर सिरोही, धौलपुर, भीलवाड़ा, ऐसे तमाम शहर हैं जहां पर बरसात ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। वैसे तो बारिश ने राजस्थान के कई शहरों को परेशान किया है, लेकिन सबसे खतरनाक वीडियो जालौर से सामने आया। यहाँ एक पिकअप गाड़ी पानी के तेज बहाव में ड्राइवर सहित बह गई। ड्राइवर ने खूब स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन वो अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। ड्राइवर पानी से लड़ रहा था और सड़क पर खड़े लड़के उसे समझाने की कोशिश में लगे थे। जब लगा कि गाड़ी नहीं बच पाएगी, तब लोगों ने हिम्मत जुटाकर कम से कम ड्राइवर को बचाना ही सही समझा। आखिरकार सबने मिलकर ड्राइवर को तो निकाल लिया, लेकिन उसकी गाड़ी पानी में घंटों फंसी रही। इस हादसे की वजह भी ड्राइवर ही था। ये जानते हुए भी कि उसकी हल्की पिकअप गाड़ी शायद पानी का तेज बहाव ना झेल पाए, फिर भी उसने पानी के बीच गाड़ी लाई और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है।
ड्राइवर की लापरवाही ने उसकी जान को जोखिम में डाला। वो तो भला हो आसपास के लोगों का, जिन्होंने तमाशा देखने के बजाय उसकी जान बचाने की कोशिश को जरूरी समझा। जालौर में जिस ड्राइवर की जान पानी में फंसी, वो अपनी गलती से वहां तक पहुंचा था। लेकिन अजमेर में कहानी अलग थी। वहां भी लोग पानी में बहते चले जा रहे थे। इस बार गलती उनकी नहीं थी, बल्कि अजमेर में पानी का बहाव भी इतना तेज हो गया था कि उसके आगे कोई टिक नहीं पाया। यहाँ आसमान से गिरने वाला पानी सड़क पर जमा हुआ तो लोगों की गाड़ियां बहने लगी। अजमेर की ढलान वाली सड़क पर बारिश का पानी नदी जैसा बहने लगा तो गाड़ियां, इंसान भी नीचे की ओर जाते चले जा रहे हैं। अजमेर के हालात ऐसे थे कि लोग कुछ समय के लिए वहां बेसहारा हो गए। पानी के बहाव में अपनी गाड़ियां बचाएं या अपनी जान, इसी सोच के साथ कई घंटों तक अजमेर में लोग फंसे रहे। रेगिस्तान वाले राज्य राजस्थान का अजमेर शहर बारिश के पानी में डूबा हुआ नजर आया। हालात खराब हुए तो लोगों की गाड़ियां जहां पर फंसी वो वहीं उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। लगातार 2 दिनों की बारिश ने अजमेर में आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। जब तक बारिश बंद नहीं हुई तब तक लोग इसी तरह शहर में फंसे रहे। वैसे अजमेर में तो पानी समय के साथ नीचे चला गया, लेकिन राजस्थान के दूसरे हिस्सों में बारिश का पानी अभी भी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। जिस नदी में पानी कम रहता था, वहां बारिश के बाद पानी बढ़ा तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। नदी पार करने का कोई सहारा नहीं मिला तो लोगों ने खुद से जुगाड़ लगाकर रास्ता तैयार किया। लेकिन ये रास्ता खतरे से खाली नहीं। नदी पार करने के लिए लोगों ने ट्यूब की नाव बनाई। वीडियो में दिख रहे ये लोग उसी नाव पर बैठे हैं। नाव में कई लोग बैठ सके, इसके लिए ट्यूब के ऊपर एक चारपाई रखी गई। इस अस्थायी नाव में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक रस्सी थी। इसी रस्सी के सहारे लोग एक छोर से दूसरे छोर जाने को मजबूर दिखे। कोई बाप अपने बच्चे का मुंह ढककर उसे इस दर्दनाक मंजर को देखने से रोक रहा है, तो कोई भाई अपनी बहन का सुरक्षा कवच बनकर उसके साथ इसी रास्ते से होकर स्कूल जा रहा है। भीलवाड़ा में भी पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए इसी तरह एक शख्स ने जान जोखिम में डाली। उसे लगा कि वो इस मुसीबत को पार कर लेगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। भीलवाड़ा भी राजस्थान का ऐसा जिला है जहां इस वक्त बाढ़ के पानी ने काफी मुसीबतें पैदा कर दी हैं। भीलवाड़ा शहर से सटे हलेड़ गांव में नदी का पानी घुसा तो लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। कई फैक्ट्रियों में पानी भर गया, मंदिर डूब गए। पानी की इस मुसीबत की वजह से गांव के सरपंच के पति की पिटाई हो गई। लोगों ने सरपंच के पति को घेरकर उससे सवाल जवाब किए। बात बढ़ी तो सरपंच के पति को ही पीट दिया गया। सरपंच के पति इस पानी की वजह से मार खा गए। भीलवाड़ा से सटे गांव में पानी भरने के बाद कई कपड़ा फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ। फैक्ट्री के साथ गांव के मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूब गए। त्रिवेणी नदी का पानी गांव में आया तो भगवान शिव का जलाभिषेक भी बाढ़ के गंदे पानी से ही हुआ। बताया गया कि इस गांव में एक दिन में 9 इंच बारिश हुई, जिसके बाद पानी की निकासी के प्रशासन के दावे की पोल खुल गई और इसका खामियाजा सरपंच के पति को भुगतना पड़ा। बारिश ने राजस्थान के आम लोगों के साथ साथ जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान के सिरोही में इतनी बारिश हुई कि जानवर तक बहने लगे। तस्वीरें ऐसी थी कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरानी इसीलिए क्योंकि यहाँ पानी के बहाव में भैंस बह रही है। वो भैंस जो जानवरों में सबसे अच्छी तैराक मानी जाती है, फिर भी वो पानी के बहाव को झेल नहीं पाई। एक एक कर कई भैंस पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। गांव की पुलिया पर खड़े लोग भी बस वीडियो ही बना सकते थे। पानी के तेज बहाव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर इन भैंसों को बचा पाए। जिस किसान की भैंसें बही, वो अब बस उम्मीद कर सकता है कि उसे दूर कहीं उसकी भैंस मिल जाए। इसी तरह हिमाचल के मंडी में भी गाय बह गई थी, लेकिन किस्मत देखिए, मलबे के बीच से उस गाय का सफल रेस्क्यू हुआ। गाय अब जिंदा और सुरक्षित है। राजस्थान और हिमाचल की तरह पंजाब में भी बेजुबान जानवरों को बचाने की मुहिम चली। यहाँ भी नाले के पानी के तेज बहाव के बीच एक गाय फंस गई। गाय के पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो रेस्क्यू टीम वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंची। बुलडोजर की मदद से गाय के करीब पहुंचा गया, फिर रस्सी के सहारे गाय को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। राजस्थान से बाढ़ की दर्दनाक तस्वीरों का आना शुरू हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। देखिए, कुदरत की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अब खतरा और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट मतलब वहां बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। इतनी बारिश जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है।
रेड अलर्ट के बाद हिमाचल के पहाड़ों में जाने के बारे में तो आप सोचे ही नहीं। अभी वहां पर रहने वाले लोग भी अब कुछ दिन सतर्कता के साथ ही रहेंगे। हिमाचल में इस वक्त एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल के कमजोर पहाड़ लगातार बारिश के बाद गिरते जा रहे हैं। पहाड़ पर बनी ये सड़क और उसके साथ लगा बिजली का खंभा कुछ सेकंड के अंदर ही गिर गया। लाइव वीडियो में लैंडस्लाइड का मंजर रिकॉर्ड हुआ। पहाड़ों के बीच से एक वीडियो और आया, इसमें एसडीआरएफ की टीम एक महिला को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह तक ले जाती दिखी। हिमाचल की सरकार भी मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ दिखी। मुख्यमंत्री ने पहले अपने हेलीकॉप्टर से भूस्खलन का मंजर देखा, फिर मंडी में अपने राज्य के लोगों से मुलाकात की जिन्होंने कुदरत के क्रोध की वजह से मुश्किल वक्त देखा। मुख्यमंत्री उनका दर्द बांटने पहुंचे। तबाही के निशान अभी भी हिमाचल प्रदेश में दिख रहे हैं। सोमवार को मंडी जिले के थुनाग में बादल फटा, उसके बाद से अब तक वहां पर 18 लोग लापता हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। थुनाग कस्बे तक एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची थी। हमने वहां ऐसा मंजर देखा जो बेहद डरावना था। डरावना इसलिए क्योंकि यहाँ के घर, दुकान, बाजार उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कभी कोई इंसान रहता होगा। घर की दीवारें टूटी, सड़क पर उसका मलबा पड़ा मिला। उसी मलबे में लोगों की गाड़ियां भी दबी हुई थी। थुनाग का पूरा बाजार जो है वो बह गया है, घरों में गारा है, दुकानों में गारा है, पूरे घर जो हैं वो भरे पड़े हैं पत्थरों से, पेड़ों से। थुनाग को अगर किसी ऊंचे इलाके से जाकर देखा जाए तो वो किसी उजड़े हुए शहर जैसा लग रहा है। तबाही का मंजर जो है ये थुनाग ने सोमवार रात को फेस किया है। और इसमें बड़ी बात कि थुनाग का अब तीसरे दिन भी सड़क मार्ग से संपर्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटा हुआ है। थुनाग के लिए रास्ता बनाना तो दूर, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि तबाही कितनी हुई है। इस सिराज एरिया में मल्टीपल एरियाज में बादल फटे हैं। इसके कारण अभी तक एग्जैक्ट पिक्चर हमारे पास है नहीं। अभी तक हिमाचल के इस इलाके में 18 लोग लापता हैं। जिन लोगों ने कुदरत की वो तबाही अपनी आंखों के सामने देखी, उन्होंने हमें अपनी आप बीती सुनाई। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जिन लोगों का घर टूट गया वो अब सरकार की मदद पर ही निर्भर हैं। मलबे के ढेर के पास अपने बर्बाद हो चुके कस्बे को देखने वालों ने उस रात की कहानी बताई। हमें नहीं ले रहा था, एक नाला आया, दूसरा नाला आया, फिर तीसरा आया, फिर पीछे से खड्ड आई। हमारे घर से जो है सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हम सब परिवार के लोग एक ही जगह खड़े हो गए थे। थुनाग में रहने वाले इस शख्स की किडनी का इलाज चल रहा है। उस रात की तबाही में इनका घर भी टूट गया। स्टेटस है, कितना लेवल है केराटिन वगैरह? मेरा तो लास्ट स्टेज चला हुआ है। लास्ट स्टेज सुनते ही संवाददाता भी खामोश हो गए। जिस व्यक्ति को फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है वो शेल्टर होम में रहने को मजबूर है। पूरी बस्ती टूट चुकी है, किसी के पास मकान रहने को नहीं है जी, हमारे पास भी नहीं है। हमें पेशेंट की बड़ी दिक्कत हो रही है। शेल्टर होम में ऐसे भी लोग थे जिनकी आंखों के सामने कई लोग दब गए और वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पाए। थुनाग और आसपास के इलाकों में अभी तक शवों की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त दर्द से करा रहा है। जब से बारिश का सीजन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जो या तो भूस्खलन में दब गए या पानी के तेज बहाव में कहीं बह गए। साथ में 109 लोग घायल भी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। सरकारी आंकड़ों में 14 लोग लापता हैं, हालांकि आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को 407 करोड़ का नुकसान हो चुका है। देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी बुरा हाल है। नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर सैलाब बह रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सड़कों पर लबालब पानी भरा है। कहां सड़क है, कहां तालाब और कहां नाली, अंदाजा लगाना असंभव है। इस बीच स्कूटर पर सवार एक युवक छाता लेकर निकला, लेकिन चलते चलते ही सड़क पर गिर गया। अब राजस्थान के सिरोही से आई तस्वीर को देखिए। कीचड़ में स्कूल की बस ही फंस गई। बस को कीचड़ से निकालने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन बस टस से मस नहीं हो सकी। इसके बाद मशीनों की मदद से स्कूल बस का रेस्क्यू हुआ।
बारिश की वजह से आम जनजीवन की बेहाली के बीच झालावाड़ से एक अच्छी तस्वीर सामने आई, जिसकी पूरे शहर में चर्चा है। जहां बाढ़ के बीच भी शादी की रस्में चलती दिखाई दी, मस्ती भी होती रही। सड़कें तालाब बनी हैं, लेकिन इस पानी के बीच ढोल बजे, महिलाओं ने मंगल गीत गाए। युवक नरेश का विवाह 6 जुलाई को होना है। इसी के तहत दूल्हे की माता पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें महिलाएं दूल्हे को लेकर माता पूजन के लिए मंदिर लेकर गईं। लेकिन मुख्य बाजार में 2 फीट घुटनों तक पानी भर गया। लेकिन ये महिलाएं मांगलिक कार्यक्रम के लिए तमाम बाधाओं को पार कर मंदिर तक गईं। इस दौरान महिलाओं ने ढोल की थाप पर डांस किया। कैमरामैन भी लगातार वीडियो और तस्वीरें बनाता रहा। तस्वीरें देख यूं लगा मानो बारिश ने उनके कार्यक्रम की खुशियां बढ़ा दी। आज बारिश से जुड़ी हुई देश की जितनी भी खबरें थी वो हमने आपको दिखा दी। अब इस खबर से निकलने से पहले एक बार इस अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर जरा आप देख लीजिए। ये वीडियो चीन से आया है। चीन में बाढ़ के बीच लोगों को ड्रोन की मदद से ऊपर उठाया गया। ड्रोन से बांधकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन के ऐसे वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे, लेकिन ये चीन में ड्रोन से रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने हैं। झारखंड के साहिबगंज में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर लोड हो रहे मालगाड़ी के डिब्बे आपस में भिड़ गए और कई डिब्बे पटरी से पलट गए। जैसे ही टक्कर हुई, मालगाड़ी के भारी भरकम लोडेड डिब्बे पटरी से पलट गए और उनमें रखा पत्थर चारों ओर बिखर गया। पहली नजर में देखने से लगा कि मानो 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई हो। जब करीब से देखा तो पता चला कि जिस मालगाड़ी ने टक्कर मारी वो लोड होकर खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक उसके रैक अनियंत्रित होकर खुद ब खुद लुढ़क गए और लोड हो रहे दूसरे डिब्बों से टकरा गए। लेकिन ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि जब ये टक्कर हुई तब आसपास कोई नहीं था, नहीं तो जान माल का बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन टक्कर में रेलवे का बड़ा नुकसान हो गया। टक्कर होने के बाद ऐसी आवाज आई कि आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। रेलवे के अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और राहत कार्य शुरू करवाया। राजस्थान के टोंक में पुलिस को उस वक्त गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक लड़के को कुचल दिया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो गांव वालों ने उन्हें दौड़ा दिया। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस को जान बचाने के लाले पड़ गए। पुलिस वाले गांव वालों से बचकर भागते नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे आगे पुलिस है, पीछे पीछे पब्लिक है। भीड़ में सबसे आगे महिलाएं हैं, लेकिन एक पुलिस वाला भाग ना सका तो उसने भीड़ के आगे सरेंडर करने में ही भलाई समझी। दरअसल हुआ ये कि अवैध खनन लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने घटनास्थल पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस अधिकारी खनन माफिया से मिले हैं और जो भी इसकी शिकायत करता है पुलिस उसे ही धमकाने लगती है। लेकिन जैसे ही घटना घटी, गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर जो हुआ वो सबके सामने। हालांकि बाद में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, प्रदर्शन खत्म कराया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव और जय बाबा भोलेनाथ की गूंज के साथ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के द्वार पहुंच रहे हैं। यात्रा की शुरुआत के साथ ही पवित्र गुफा में सुबह के वक्त विशेष आरती की गई। इस दौरान वहां से बाबा बर्फानी के हिमलिंग की दिव्य तस्वीरें भी सामने आई। इसी अलौकिक हिमलिंग के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की एक टोली रामलला की नगरी से भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंची। ये आप देख सकते हैं अयोध्या नगरी यानी रामलला की नगरी से आए हुए लोग हैं, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं और इनका कहना है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही ये जाएंगे।
बाबा बर्फानी की ये वो अलौकिक तस्वीर है जिसका बाबा के भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और वो सभी मुश्किलों को पार करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने को आतुर हैं। लेकिन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते कठिन होते हैं, मौसम भी वहां पर बदलता रहता है। ऐसे में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना जरूरी होता है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां यात्रा मार्गों और पवित्र गुफा के आसपास तैनात की गई हैं। यात्रा मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 50 मीटर की दूरी पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा, जबकि पिछले साल ये यात्रा 52 दिनों तक चली थी और करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस बार भी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पहाड़ी रास्तों पर भक्तों के लिए मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन की व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती तो की ही गई। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता और भोजन पानी की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। भक्तों के लिए जगह जगह भंडारे लगाए गए और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भंडारा जो है वो तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चावल बनकर तैयार हो चुका है और उसे ढक कर रखा गया है। श्रद्धालुओं ने भी सरकार की ओर से मुहैया कराई गई सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। सबके चेहरे पर स्माइल, कोई थकान नहीं, बहुत अच्छा हम लोगों का यहाँ पर स्वागत हुआ है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है और यही वजह है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत मामले में महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दी गई है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिशा के पिता की याचिका को खारिज करने की मांग की है। दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इसकी जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की थी। दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे को भी आरोपी बनाया था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दिशा सालियान की मौत में किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं है। दिशा ने आत्महत्या की थी और आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं। पुलिस ने हलफनामे में ये भी कहा कि यौन उत्पीड़न होने का मेडिकल और साइंटिफिक सबूत नहीं मिला। याचिकाकर्ता के पास आरोप साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस ने कोर्ट से दिशा के पिता की याचिका खारिज करने की मांग की। नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो है देवेंद्र फडणवीस है और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो। 9 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हुई थी। इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर रहस्यमयी मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी, इसीलिए मामला हाई प्रोफाइल और विवादास्पद हो गया। दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत, भारती सिंह जैसे कई मशहूर कलाकारों के साथ काम किया था। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला भी सामने आया। ऐसे में दोनों मामलों को जोड़कर देखा गया और इसमें साजिश के आरोप लगाए गए। 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में यह मुद्दा गरमाया था। शिंदे गुट के विधायक भरत गोगवले और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस पर जांच की मांग की थी। इस मामले में नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराए जाने तक की बात कह डाली थी। अब मुंबई पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या बताया। पुलिस का कहना था कि वो कई वजहों से डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिसके चलते उसने खुदकुशी की। यानी इस मामले में आदित्य ठाकरे की कोई भूमिका नहीं थी। इधर जयपुर में NH-48 पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक ट्रेलर से टकराने के बाद ट्रक आग का गोला बन गया। यह आग इतनी भयानक थी कि ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि हादसा ब्रेक लगाने की वजह से हुआ, क्योंकि जैसे ही ट्रेलर ने ब्रेक लगाए, पीछे से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक के केबिन में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था। दोनों ट्रक के साथ जल गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर ट्रक में लगी आग बुझाई, लेकिन तब तक पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। जिसने भी ये दृश्य देखा, दहशत से भर गया।
वहीं एक्सीडेंट की वजह से NH48 पर लंबा जाम लग गया। लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर जाम खुलवाया। अगर आपके घर में भी नौकर है या फिर आपके पड़ोस के घरों में नौकर हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। आरोप है कि मालकिन की डांट से एक नौकर इतना खफा हो गया, इतना नाराज हो गया कि उसने न सिर्फ मालकिन बल्कि उनके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। इस बात का पता तब चला जब घर के मालिक कुलदीप अपने घर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद होने पर कुलदीप ने पुलिस को खबर दी। पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखिए, उनके होश उड़ गए। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लाजपत नगर F1 का मकान नंबर 40 है। घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई थीं। कुलदीप की पत्नी की लाश बेडरूम में पड़ी थी, जबकि उनके बेटे का शव बाथरूम में था। दोनों की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। पुलिस ने बिना देर किए इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को पता चला कि कुलदीप का घरेलू नौकर लापता है, जिससे पुलिस को शक हुआ कि कहीं नौकर ने ही तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। साथ ही नौकर को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गईं। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस से पुलिस को नौकर की लोकेशन मिल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मुकेश बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है और कुलदीप के यहाँ काम करता था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में नौकर ने बताया कि उसे मालकिन ने डांटा था, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी नौकर से पूछताछ जारी है। तो अगर आप भी नौकर रखते हैं तो यहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप भी अपने नौकर की नाराजगी का शिकार हो जाएं। क्योंकि देखिए, जरा सी भी लापरवाही आपको जान माल का नुकसान पहुंचा सकती है। बिना पूरी पड़ताल किए नौकर रखने की भूल भी ना करें। नौकर रखने से पहले आप उसके बारे में पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। इसके अलावा उनका फोटो, आधार कार्ड, फैमिली डिटेल और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट हमेशा लें। साथ ही उस पर निगरानी बनाए रखें ताकि कुछ भी संदिग्ध लगे तो उस पर एक्शन समय से लिया जा सके। पूछताछ में आरोपी मुकेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया गया कि आरोपी ने 40,000 रुपए एडवांस लिए थे, लेकिन बार बार मांगने पर भी उसने नहीं लौटाया और इसी बात से नाराज होकर आरोपी मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूंगी, धमकी देने लगे तो मैंने खुंदक में फिर मार दिया। आरोपी ने बेटे को भी मार डाला क्योंकि वो अपनी मां की हत्या का गवाह था। उसने देख लिया था करते हुए कत्ल मम्मी को, तो भाग रहा था, चिल्ला रहा था। हत्या के बाद आरोपी मुकेश ट्रेन के जरिए फरार हो गया, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पुलिस ने उसे दबोच लिया। लाजपत नगर हत्याकांड का आरोपी मुकेश भी पिछले काफी समय से कुलदीप की दुकान में बतौर ड्राइवर काम करता था। और देखिए, जिस तरीके की अब ये वारदात सामने आई है उसमें पुलिस हर एंगल से इसकी तफ्तीश भी कर रही है। देखिए, मौत के घाट उसने अपने मालिक को उतारा, इस तरह का मामला इससे पहले मई 2025 में यूपी के मुरादाबाद में नौकर ने लूट के इरादे से केमिकल कारोबारी की मां की हत्या कर दी थी, जबकि जनवरी 2025 में जयपुर में पुराने नौकर ने महिला पर हमला कर 25 लाख रुपए लूट लिए थे। वहीं नवंबर 2024 में दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में पुराने नौकर ने बुजुर्ग शख्स को मार डाला था। जुलाई 2024 में गुरुग्राम में सैलरी ना मिलने के विवाद में एक नौकर ने अपने मालिक की हत्या कर दी थी। वहीं जून 2008 जब दिल्ली के विवेक विहार इलाके में पति, पत्नी और उनके बेटे को नौकर ने ही कथित तौर पर जहर दे दिया था। बिहार की बात करते हैं, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पटना में घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। बीएलओ घर घर जा रहे हैं, साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हैं। पहले का जो वोटर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे हैं। फॉर्म को किस तरह भरना है, किन दस्तावेजों की जानकारी जरूरी है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
हालांकि आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं किया गया। इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कार्यक्रम के जरिए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है। चुनाव आयोग का ये सर्वे 25 जुलाई तक पूरा होना है। अलग-अलग कैटेगरी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट में खाने पीने की दुकानों पर पहचान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। साजिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उस पर बात करें उससे पहले गोपाल नाम की मिस्ट्री को जरा यहां पर समझ लेते हैं। पंडित ढाबा के जिस कर्मचारी के साथ बदसलूकी हुई थी, उसके नाम को लेकर खुलासा हुआ है। 29 जून को स्वामी यशवीर की टीम ने जब उस कर्मचारी का नाम पूछा तो उसने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल है। पंडित ढाबे के इसी कर्मी ने पहचान के लिए पैंट उतरवाने का आरोप लगाया था और उस वक्त अपना नाम गोपाल बताया। मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम क्या हुआ? हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ, अभी इन्होंने पैंट उतारी। इसी बयान और पैंट उतारने का कथित वीडियो सामने आने के बाद हंगामा हो गया। कांवड़ रूट पर पहचान अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर की टीम पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जांच में इस व्यक्ति की पहचान सामने आई तो हर कोई हैरान था। दरअसल खुद को हिंदू और गोपाल नाम बताने वाला असल में मुस्लिम है और नाम है तजम्मुल। 1982 में जन्मे तजम्मुल का ये आधार कार्ड है। यूपी के मुजफ्फरनगर का निवासी तजम्मुल पंडित ढाबे पर कई हफ्तों से काम कर रहा था। विवाद के बीच एबीपी न्यूज की टीम तजम्मुल के पास पहुंची और नाम बदलने के पीछे की वजह को जाना। यही नहीं, ढाबा संचालक से भी एबीपी न्यूज ने बात की है और दोनों के पक्ष को समझने की हमने कोशिश की है। जिस वक्त कथित तौर पर पैंट उतारकर पहचान की कोशिश हुई, उस वक्त तजम्मुल रोने लगा था, लेकिन असली नाम पूछने पर बार बार गोपाल ही कहता था। पंडित ढाबे पर नाम बदलकर काम करने के पीछे वजह के बारे में जब पूछा गया तो तजम्मुल ने कहा, जी 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। तजम्मुल ने बताया कि वो 3 महीने से पंडित ढाबा पर काम कर रहा था। जिस ढाबे पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वहाँ भी एबीपी न्यूज की टीम पहुंची और ढाबा संचालक से बात की। हमारा जो स्टाफ था उसमें कुछ स्टाफ जो है मोमिनन था, जैसे कि वो गाड़ी रोकता था। एक था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भी जो है बताते हैं कहने का जो है फर्जी नाम बता करके वो यहाँ पे काम कर रहा था। उसने हमें बताया कि गोपाल, मेरा नाम गोपाल है। ढाबा संचालक सुनील शर्मा ने बताया कि सरकारी विभाग के लोग यहां पर अक्सर जांच के लिए आते रहते हैं, कीमत और बाकी चीजों के बारे में पूछते हैं, लेकिन इस तरह जाति और धर्म के नाम पर जांच पहली बार हुई है, जिससे उन्हें ठेस पहुंची है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंडित ढाबा 3 साल से संचालित हो रहा है। इसके संचालक हिंदू हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी मुसलमान। लेकिन यहाँ पहले कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। ये हिंदू इस पर काम कर रहा है या मुसलमान काम कर रहा है, एक जातिवाद की इस तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई। ढाबा संचालक ने इस विवाद के बाद नुकसान होने की बात कही और नाम पूछने के मामले पर एतराज भी जताया। ये मोमिनेंट बैठे हैं कस्टमर, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इतनी एलर्जी हमारे से है तो नोट अलाउड कर दीजिए ना, लिख दीजिए। कहना है मुसलमान अलाउड नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं सर? ढाबा संचालक ने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक चीजों का ध्यान दिया जाता है, सात्विक खाना बनता है, मजबूरी में कुछ मुस्लिम स्टाफ भी रखने पड़ते हैं। देखो, किसी आदमी की जानकारी लेना है, आधार कार्ड चेक करना है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कपड़े उतार करके उसको ये जांच कर लेना कि हिंदू है मुस्लिम है, ये गलत है। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया दी। वहीं ढाबे के प्रबंधन दीक्षा शर्मा ने साफ साफ कहा है कि ढाबे पर किसी को खाना है या नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है। एबीपी न्यूज से बातचीत में पंडित जी वैष्णो ढाबा की प्रबंधन दीक्षा शर्मा ने स्वीकार किया कि उनके ढाबे पर मुस्लिम काम करते हैं, लेकिन दीक्षा शर्मा ने तजम्मुल के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। साथ ही ढाबे पर मुस्लिम स्टाफ होने पर कहा, स्टाफ रखने में कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, वो मेरी मर्जी है, मैं किसको स्टाफ रखूं जी। वो किसी को खाना है नहीं खाना, वो उनकी मर्जी है कि वो मुस्लिम स्टाफ को देख के वहाँ खाना खाए या ना खाए। समाजवादी पार्टी ने अनुचित तरीके से पहचान मामले को लेकर बीजेपी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रियों की पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। उसकी पवित्रता का भाव भी तो बना रहे ना। अब वो
आदरणीय राहुल जी और आदरणीय तेजस्वी जी की तरीके से बोटी तो चूसेगा नहीं। कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर सियासत के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर पंडित ढाबा खुला है वो एक मुसलमान की है। दीक्षा शर्मा ने किराए पर जमीन लेकर ढाबा खोला। दीक्षा शर्मा ने धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को ढाबे का मैनेजर बनाया। धर्मेंद्र के साथ सनव्वर खान नाम का व्यक्ति भी नौकरी करता था। 28 जून को स्वामी यशवीर पंडित ढाबे पर पहुंचे और मालिक का नाम पूछा। एफआईआर के मुताबिक मैनेजर धर्मेंद्र ने सनव्वर खान को मालिक बताया और इसी के बाद 29 जून सनव्वर और धर्मेंद्र में झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत धर्मेंद्र ने पुलिस में की और उसी दिन स्वामी यशवीर की टीम फिर से पंडित ढाबे पर पहुंची और गोपाल उर्फ तजम्मुल की पैंट खोलकर पहचान करने की बात सामने आई। सूचना पाकर ढाबे पर पहुंची पुलिस ने जब धर्मेंद्र से पूछा कि क्या पैंट खोलकर पहचान की गई तो धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया, लेकिन मामला तब तक तूल पकड़ चुका था। इस मामले में विवाद के वक्त मैनेजर रहे धर्मेंद्र की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। स्वामी यशवीर के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस भेजा गया है। राजस्थान के सीकर में एक दुकान में 2 चोरों ने चोरी की पूरी घटना को वहां पर अंजाम दिया और ये दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से चोरों की पहचान हुई और ग्रामीणों ने 20 घंटे में दोनों आरोपियों को दबोच लिया। सबसे पहले चोरी का वीडियो देखिए। चोर दुकान के अंदर घुसा, गले तक पहुंचा, गले से पैसे निकाले और फरार हो गया। गले में दिन दहाड़े चोरी से गांव में हलचल मच गई। सीसीटीवी खंगाली तो कई चेहरे सामने आ गए। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को न सिर्फ पकड़ा बल्कि गांव के एक खंबे में बांधकर इन दोनों का प्रदर्शन भी किया। देखिए कैसे चोरी के आरोप पर दोनों युवक एक खंबे में बंधे पड़े हैं। सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान हो गई है। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने से मना कर दिया और जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जैकलीन पर एफआईआर दर्ज की है और इसी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए जैकलीन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। इसके अलावा ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट के खिलाफ भी जैकलीन ने याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में जैकलीन ने खुद पर लगे हुए सभी आरोपों को झूठा बताया था और ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ लिव इन रिलेशनशिप की बात को भी खारिज कर दिया था। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।